जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना ने स्वार्म ड्रोन्स की खरीद के लिए जारी करी आरएफपी। इसराइल को मिल सकता है भारत से 8,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट। लीपा वैली पर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। भारत की ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज त्रिशूल की हुई शुरुआत। और चाइना के नए फूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन में निकली कमी। भारतीय वायुसेना ने करीब 800 मीडियम रेंज के स्वार्म अनमैन्ड म्यूनिशन सिस्टम्स के रिक्वायरमेंट को पेश किया है, जो कि लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट्स को एंगेज करने में सक्षम हो। हर एक स्वार्म सिस्टम में कम से कम 20 ड्रोन्स रहेंगे, जो कि तेजी से लॉन्च होने के साथ साथ लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तक कम से कम 30 मिनट तक लॉइटर करने में सक्षम होंगे। और ये स्टैटिक और मूविंग दोनों ही तरह के टारगेट्स को ऑटोनॉमसली सर्च, डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करने में भी सक्षम होंगे। और इसके लिए जो आरएफपी जारी की गई है, तो उसके मुताबिक जो स्वार्म ड्रोन्स हैं वो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को नाकाम करने में काफ़ी प्रभावी साबित होते हैं। ये दुश्मन के रडार्स को भी कंफ्यूज करते हैं और इससे भारतीय वायुसेना के जो डिसीजन मेकर्स हैं तो उन्हें भी एक ऐसा विकल्प मिलता है जिसको वो दुश्मन टारगेट्स के खिलाफ कुछ ही घंटों के अंदर डिप्लॉय कर सकें। बाकी इस आरएफपी में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि भारतीय वायुसेना को जिस तरह के ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट है वो फिक्स विंग डिज़ाइन वाले होने चाहिए और वो हाइब्रिड जेट इंजन और बैटरी पैक से इक्विप्ड होने चाहिए। और इनमें सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, कम्युनिकेशन गियर, नेविगेशन एड, तो इनके अलावा कम से कम 30 किलोग्राम तक के ऑर्डिनेंस को भी कैरी करने की एबिलिटी होनी चाहिए। और सी लेवल से करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये ऑपरेट करने में सक्षम होने चाहिए। और इन्हें अनप्रिपेयर्ड सर्फेसेस और शिप डेक से भी लॉन्च और रिकवर किया जा सके, तो इस तरह की कैपेबिलिटीज़ भी इनमें होनी चाहिए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 26 और 27 अक्टूबर की रात को पाकिस्तानी आर्मी ने जम्मू कश्मीर में एलओसी के साथ सीज फायर का उल्लंघन किया था। और पाकिस्तानी आर्मी ने स्मॉल आर्म्स और मोटार शेलिंग की मदद से इंडियन पोस्ट पर फायरिंग भी करी थी। और पाकिस्तान की इस अनप्रोवोक फायरिंग के बदले फिर भारतीय सेना की तरफ से भी पर्याप्त तरीके से जवाब दिया गया है। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट करते कि अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक इस घटना पर आर्मी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स में जिस जगह की बात की जा रही है वो है जम्मू कश्मीर की लीपा वैली। और वहीं इसी बीच कल सोमवार को एक इवेंट को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है कि हाल ही के जो कुछ इंसिडेंट्स हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि भारत को युद्ध जैसे हालातों के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, और वो भी अपने खुद के वेपन्स और टेक्नोलॉजीज़ के साथ। और ऑपरेशन सिंदूर को भी एक तरह से केस स्टडी की तरह लेना चाहिए ताकि हम उससे भी सबक ले सकें और भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। और इस इंसिडेंट ने हमको फिर से दिखाया था कि बॉर्डर्स पर कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, और इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि कल 29 अक्टूबर को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में इंडियन आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर और भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट से शॉटी कंडक्ट करेंगी। और फिलहाल इस इवेंट को लेकर हम बस ये कह सकते हैं कि कल शायद एक बार फिर से भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के कुछ और झूठे दावों को एक्सपोज कर सकती है, और बाकी जो समझदार हैं उन्हें बात समझ में आ गई होगी। आज भारतीय सेना ने स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन और डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ की खरीद के लिए औपचारिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ हैं इन्हें डीआरडीओ ने विकसित किया है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल द्वारा की गई है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इन स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ यानी कि इन एसडीआर सिस्टम्स को हाई डेटा रेट्स और मोबाइल एडहॉक नेटवर्क कैपेबिलिटीज से इक्विप्ड किया गया है, जो कि आज के समय की इंफॉर्मेशन इंटेंसिव और नेटवर्क सेंट्रिक बैटलफील्ड में आर्मी की ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाने के लिए एक सिक्योर और रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक के लिए इंडियन ओशन और डिएगो गार्सिया के आसपास बायलैटरल कंबाइंड डिटैचमेंट और ट्रेनिंग के लिए यूएस नेवी के टास्क फोर्स 72 से P-8A पोसाइडन एयरक्राफ्ट ने भारतीय नौसेना के P-8I एयरक्राफ्ट को ज्वाइन किया था। वहीं इसी बीच एक अपडेट यह है जिसमें ANI की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि भारतीय वायुसेना जो कि काफ़ी लंबे समय से अपनी इन्वेंट्री में कुछ नए मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को शामिल करना चाह रही है, तो अब इसी योजना के तहत करीब 8,000 करोड़ रुपीस की डील पर 6 एरियल टैंकर एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो इजरायली गवर्नमेंट ओन फर्म को मिल सकता है, जो कि सिंगल वेंडर के तौर पर उभर कर सामने आई है। और यहाँ पे बात की जा रही है इजरायली फर्म IAI की। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इजरायली फर्म IAI को मिलता है तो फिर कंपनी 6 पुराने और सेकेंड हैंड बोइंग 767 कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट को ही मॉडिफाई करके उन्हें टैंकर एयरक्राफ्ट में बदलेगी और फिर वही भारतीय वायुसेना को सप्लाई किए जाएंगे। और इस पूरी परियोजना में जो IAI है वो सिंगल वेंडर के तौर पर उभर कर सामने आई है, और जो कि ऑफसेट क्लॉज के माध्यम से इन प्लेटफॉर्म्स में 30% मेड इन इंडिया कंटेंट के लिए भी सहमत हुई है।
तो भारत ने अपने वेस्टर्न फ्रंट पर ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज जिसका नाम है त्रिशूल, तो उसकी शुरुआत कर दी है। और बाकी जैसे कि पहले के अपडेट में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि इस बार की जो ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज है तो उसमें क्रीक एरिया पर मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है और जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच एक नए और सक्रिय फ्रंटियर के तौर पर देखा जा रहा है। बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में इंडियन मिलिट्री के ऑफिशियल्स का कहना है कि त्रिशूल एक रूटीन एनुअल ट्राई सर्विस प्रैक्टिस है। बाकी जो इसकी टाइमिंग है, लोकेशन है और जो स्केल है तो वो और भी डीपर स्ट्रेटेजिक मैसेज को इंडिकेट करता है। और उसमें तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही तरह की ड्रिल्स को कंडक्ट करेगी। बाकी भारत की इस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल का खौफ पड़ोसियों में कितना है तो उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो लगभग अपना पूरा ही एयर स्पेस रिस्ट्रिक्ट करके बैठा हुआ है। बाकी इस ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज त्रिशूल के हिस्से के तौर पर जो भारतीय सेना है वो अपने 20,000 से अधिक सोल्जर्स को डिप्लॉय करेगी और जो त्रिनेत्र जैसी ड्रिल्स हैं जिनमें फुल साइकिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम किल चेन्स तो इस पर फोकस किया जाएगा, तो उसे ऑलरेडी 21 सुदर्शन चक्र स्ट्राइक कोर ने स्टार्ट कर दिया है। वहीं भारतीय वायुसेना महा गुजरात को कंडक्ट करेगी जिसमें रफाल, सुखोई Su-30 MKI, कुछ स्पेशल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, मीडिया रिफ्यूलर्स, इवैक्स, तो इन सभी को डिप्लॉय किया जाएगा। और जबकि नेवी गुजरात कोस्ट के साथ अपने कुछ फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स को डिप्लॉय करेगी। बाकी पूरा एरिया कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किसी भी फुल स्केल वॉर में गुजरात की जामनगर रिफाइनरी पाकिस्तान के मेन टारगेट्स में से एक रहती है। भारत की HAL और रशियन फर्म UAC के बीच एक MOU साइन हुआ है और जिसके तहत HAL एक सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट जिसका नाम है SJ-100 तो उसका प्रोडक्शन भारत में करेगी। SJ-100 2 इंजन वाला एक नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है। आज तक इसकी 200 से अधिक यूनिट्स को प्रोड्यूस किया गया है और 16 से अधिक कॉमर्शियल एयरलाइन ऑपरेटर्स इसको ऑपरेट कर रहे हैं। और जो एग्रीमेंट रशिया के साथ HAL ने साइन किया है तो उसके तहत HAL को डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए इस SJ-100 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के राइट्स मिलते हैं। और ये पहली बार है जब HAL एक कंप्लीट पैसेंजर एयरक्राफ्ट को भारत में प्रोड्यूस करेगी। और इससे पहले इस तरह की जो लास्ट परियोजना थी तो उसमें HAL ने एवरो HS-748 एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस किया था जो कि 1961 में स्टार्ट हुआ था और 1988 में समाप्त हुआ था। बाकी इसके अलावा जैसे कि आप सभी को ध्यान होगा हाल ही में अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आई थी कि जो चीन है वो अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है फूजियान तो उसे अब औपचारिक रूप से सर्विस में इंडक्ट करने के लिए तैयार है क्योंकि इसने अपने सारे ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं। और फूजियान चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें उन्होंने अपने एक एडवांस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम यानी कि इमॉस सिस्टम को इंटीग्रेट किया है। और एयरक्राफ्ट कैरियर में इस तरह की इमॉस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला चीन अमेरिका के बाद दूसरा देश बना है। लेकिन फूजियान के फॉर्मल इंडक्शन से पहले अब कुछ रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं जिसमें इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डिज़ाइन में कुछ कमियों को लेकर प्रश्न उठाए गए, जिसमें यह कहा गया कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है तो इसके फ्लाइट डेक से एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ और लैंडिंग एक ही समय पर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और इसलिए यूएस के डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी डिज़ाइन की कमी के कारण जो चीन का ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर है तो वो अमेरिका के 50 साल पुराने कैरियर के कंपैरिजन में केवल 60% के रेट से ही एयर ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकता है। और उनके मुताबिक चीन का यह नया एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के कई दशक पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर के कंपैरिजन में लेस कैपेबल है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही मनदीप सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के SI इम्तियाज अहमद मीर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2014 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान नायब सूबेदार राजेश कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 1994 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन संजय चौहान, सेकंड लेफ्टिनेंट अनिल यादव, राइफलमैन दलबीर सिंह, राइफलमैन कृष्ण केआर और राइफलमैन गिरीश सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आज के दिन 2024 में भारत के कैनाइन वॉरियर जिसका नाम था फैंटम तो उसने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के न्यूक्लियर वेपन्स की जिम्मेदारी इंडियन आर्म फोर्सेस की किस कमांड के पास रहती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें।
बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।